नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद साथियों। चैत्र नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारा हिंदू नववर्ष का दूसरा दिन है और कल से हमारा हिंदू नववर्ष आरंभ हुआ था। तो एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज लाने जा रहे हैं, जिसमें आप सब हमारा सहयोग कीजिएगा। और आज से नॉन स्टॉप लगातार हम लोग एग्ज़ाम तक, जब तक कि एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक हम इस सीरीज़ को लगातार चलाते रहेंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। आज से लगातार हम लोग वार्षिक रूप से अलग अलग वर्ष का अलग अलग शिफ्ट का, पहले स्टेज 1 का फिर स्टेज 2 का, एक एक करके सभी वर्षों का सॉल्यूशन करेंगे, वो भी डिटेल से, सिर्फ जीके जीएस का। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जीके जीएस का पहला क्वेश्चन। तो इस जीके जीएस के पीवाईक्यू सीरीज में इस एएस स्टडी पॉइंट चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। और आप लोग हमारे इस चैनल को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम इस पीवाईक्यू सीरीज को आगे लेके जा पाएंगे। तो हमारा सपोर्ट कीजिए, हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो आज से अब हम लोग जीके जीएस का जो पीवाईक्यू सीरीज लाए हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। और ये जीके जीएस का सीरीज नॉन स्टॉप लगातार हर एग्ज़ाम तक चलेगा। तो आइए अब हम लोग, और इसका जो क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू का, इसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर देंगे। और यहाँ हम सिर्फ इसका सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल से। हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, ऑप्शन लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन बोर्ड पर करेंगे। आइए तो अब हम लोग इस पीवाईक्यू सीरीज में अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस उद्योग का क्या नाम है जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में। और आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का जो सीबीटी स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 21 तारीख पहला महीना, या मतलब कि 21 जनवरी 2021 का जो शिफ्ट 1 का जो पेपर है, इसी का हम लोग आज जीके जीएस का पोर्शन सोल्व करेंगे। तो जैसा कि हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था कि निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। तो इसमें हमारा जो 4 विकल्प है, तो वो विकल्प कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमारा कि पहला विकल्प है ए नंबर जो पहला विकल्प है। आइए हम इसको बीच में लिखते हैं। पहला जो विकल्प है ए नंबर, ए, उसके बाद बी, सी और डी, ये 4 विकल्प है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। बोल रहा है निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। जिसमें कि पहला जो ऑप्शन है, पहला विकल्प है, वो है चतुर्थक उद्योग। कौन सा उद्योग? चतुर्थक उद्योग। कौन सा उद्योग है? चतुर्थक उद्योग। और दूसरा ऑप्शन है वृहद स्तरीय उद्योग। वृहद स्तरीय उद्योग। और तीसरा ऑप्शन है इसमें माध्यमिक उद्योग। कौन सा उद्योग? माध्यमिक उद्योग। इसके बाद चौथा ऑप्शन है कुटीर उद्योग। कौन सा ऑप्शन है? कुटीर
उद्योग। ये 4 ऑप्शन है, जिसका कि प्रश्न है निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन कीजिए जिसमें कि माल का उत्पादन किसमें होता है, घर में होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग होगा। कुटीर कुटीर उद्योग का जो है, कुटीर उद्योग का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, घर में होता है। कुटीर उद्योग का उत्पादन घर में होता है। और कुटीर कुटीर उद्योग जो होता है वो सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें कि उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन। कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योग को कहते हैं जिनमें कि उत्पादन एवं सेवाओं का जो सृजन है वो घर में ही किया जाता है। मतलब कुटीर उद्योग का जो उत्पादन है उसका जो होता है कि घर में ही किया जाता है। और हर वो उद्योग जिसका कि उत्पादन हम घर में करते हैं, कारखाना में नहीं करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा कुटीर उद्योग। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कुटीर उद्योग होगा। क्या होगा, कुटीर उद्योग होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में है। पहला क्वेश्चन कर लिए हम लोग, जो कि प्रश्न था निम्नलिखित में से किस उद्योग का उत्पादन घर में ही होता है। तो इसका ऑप्शन था, आंसर था कुटीर उद्योग। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं और इस सीरीज का ये दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है, भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। क्या पूछ रहा है, भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, आइए सबसे पहले ऑप्शन लिखते हैं। भारत में धूसर क्रांति का संबंध किससे है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इसका उर्वरक उत्पादन। क्या है, उर्वरक उत्पादन। ये है हमारा ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी है इसका, ऑप्शन बी है सरसों का उत्पादन। किसका उत्पादन, सरसों का उत्पादन। सरसों का उत्पादन, सरसों का उत्पादन। और सी नंबर जो इसका ऑप्शन है, सी नंबर है कच्चा तेल का उत्पादन। किसका है, कच्चा तेल का उत्पादन। कच्चा तेल उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन। और डी नंबर ऑप्शन है कोयला उत्पादन। डी नंबर कौन सा ऑप्शन है, कोयला उत्पादन। तो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है, निम्न में से किससे है। तो धूसर क्रांति का जो संबंध है किससे है, धूसर क्रांति का संबंध है हमारे किससे, उर्वरक के उत्पादन से। धूसर क्रांति का संबंध किससे है, धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक के उत्पादन से। किसके उत्पादन से, उर्वरक के उत्पादन से। धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक के उत्पादन से है। तो आइए हम लोग इसको लिखते जाते हैं एक साइड में पॉइंट बना के, जो जो मेन चीज आता है। तो लिखेंगे धूसर क्रांति का, धूसर क्रांति का संबंध, धूसर क्रांति का संबंध किससे है, धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक के उत्पादन से है। किसके उत्पादन से है, उर्वरक के उत्पादन से है। ठीक है, धूसर क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक के उत्पादन से है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एनएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एनएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एनएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, एनएसई का फुल फॉर्म होता है
स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया मतलब NSE का मुख्यालय कहाँ है? NSE का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है? NSE का मुख्यालय। NSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि NSE का मुख्यालय कहाँ है। और ये है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो NSE का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका पूछ रहा है क्या? इसका पूछ रहा है मुख्यालय। क्या पूछ रहा है? मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ये है हमारा मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए, बी और सी और डी रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। कहाँ हो जाएगा? मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते जाते हैं। इसकी स्थापना वर्ष जो है, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1922 मतलब 1922 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो स्थापना है वो 1992 में हुई थी। इसको पहले जाना जाता था, ये जो NSE था वो एशिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था। NSE एशिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1992 ईस्वी में की गई थी। और पहले इसको हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते थे। क्या, किसके नाम से जानते थे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते थे, जो कि 1875 में स्थापित किया गया था। और अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बारे में देख लिया NSE के बारे में। स्थापना 1992 और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और हमारा अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसका ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है इसका। ए नंबर ऑप्शन है संचयिता। क्या है? संचिता। संचिता। और इसका ऑप्शन नंबर बी है गीतांजलि। 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 और इसका ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी है इसका गोरा। क्या है इसका ऑप्शन नंबर सी? गोरा। और इसका ऑप्शन नंबर डी है गीत बीतान। क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी? गीत बीतान।
किसके बारे में पूछ रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ रहा है। इसको किस साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का सम्मान मिला था? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा गीतांजलि। और इस गीतांजलि के लेखक कौन थे? गीतांजलि जो पुस्तक थी, पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। गीतांजलि, गीतांजलि। और इसी पुस्तक के लिए इसको मिला था क्या? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस बुक के लिए मिला था? गीतांजलि। किस बुक के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। और इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया है इसको? बांग्ला भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला में लिखा है। इसी पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को कब? 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए, जो कि बांग्ला भाषा में लिखी हुई थी, और इसी के लिए इसको दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इसी के लिए क्या दिया गया इसको? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जिसका कि ऑप्शन ए है MS DOS, मिंट, उबंटू और जावा। तो इसमें से कि MS DOS, मिंट और उबंटू ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए हम इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जिसका कि ऑप्शन है MS DOS, मिंट, उबंटू और जावा। तो इसमें से जावा जो है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक हाई क्वालिटी का लैंग्वेज है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये किससे है? ये है कंप्यूटर साइंस से। किससे है? कंप्यूटर से, कंप्यूटर सब्जेक्ट से है, जिसमें से बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जावा क्या है? जावा एक उच्च स्तरीय भाषा विकास इन माइक्रो सिस्टम जेम्स ग्लॉसिंग द्वारा विकसित किया गया था, जो कि एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है? मशीन का लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज है, जिसको सिर्फ के समझ सकता है। इसको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए बनाया जाता है। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? जावा का यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंक का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अंक का हिस्सा नहीं है? तो सबसे आइए पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा मानव अंक का हिस्सा है। ठीक है, क्या जान लेते हैं पहले कि कौन कौन सा मानव अंक का हिस्सा है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं मानव अंक के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? मानव के अंक के बारे में। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ मानव का
नेत्र, मानव का नेत्र, मानव नेत्र का हिस्सा। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं मानव नेत्र, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र का हिस्सा क्या क्या है? मानव नेत्र का हिस्सा है, मानव नेत्र का हिस्सा है, इसमें जितना चीज आता है सबको लिखते जाते हैं। मानव नेत्र का क्या क्या हिस्सा हो जाएगा? मानव नेत्र में क्या आता है? पुतली आता है अंक का, अंक का क्या आता है? पुतली आता है, तो पुतली भी लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या? रेटिनम, जो सब पहले जानते हैं। रेटिनम है, किसका हिस्सा है? अंक का हिस्सा है। कॉर्नियम है, किसका हिस्सा है? कॉर्नियम किसका हिस्सा है? अंक का हिस्सा है। उसके बाद आता है जलीय द्रव, जलीय द्रव, जलीय द्रव किसका हिस्सा है? अंक का हिस्सा है। जलीय द्रव किसका हिस्सा है? अंक का हिस्सा है। इसके बाद आता है दृढ़ पटल, क्या आता है? दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। इसके बाद आता है दृढ़ पटल के बाद आता है अंक में लगा हुआ जो लेंस है, इसको बोलते हैं नेत्र का लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस के बाद जो हमारा अंक से जाता है जो प्रकाश, वो किसके थ्रू जाता है? उसको बोलते हैं प्रकाश तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश तंत्रिकाएं, प्रकाश तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं, प्रकाश तंत्रिकाएं। प्रकाश तंत्रिकाएं के बाद आता है सिलियरी मांसपेशियां, जैसे कि पलक है, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां। और इसके बाद आता है दो बिंदु रहता है अंक में। क्या क्या रहता है? दो ठो बिंदु रहता है, जिसको बोलते हैं, जिसको क्या क्या बोलते हैं? पीत बिंदु बोलते हैं और अंध बिंदु बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? पीत बिंदु, पीत बिंदु और अंध बिंदु, पीत बिंदु और अंध बिंदु, पीत बिंदु और अंध बिंदु। तो क्या क्या होता है मानव नेत्र का हिस्सा? रेटिनम होता है, कॉर्नियम होता है, जलीय द्रव होता है, दृढ़ पटल होता है, नेत्र लेंस होता है, प्रकाश तंत्रिकाएं होती है, सिलियरी मांसपेशियां होती है, पीत बिंदु होती है और अंध बिंदु होती है। इतना को छोड़कर जो भी ऑप्शन में दिया होगा, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे कि ये मानव नेत्र का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंक का हिस्सा नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है पुतली। तो पुतली है, पुतली दिया हुआ है, तो पुतली अंक का हिस्सा है, पुतली अंक का हिस्सा है। हाँ, तो पुतली अंक का हिस्सा है, पुतली अंक का हिस्सा है, पुतली अंक का हिस्सा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया है कर्णावर्त, कर्णावर्त, इसमें कर्णावर्त है कहीं? तो कर्णावर्त मानव अंक का हिस्सा नहीं है। तो यह हम क्या लिख देंगे? कर्णावर्त, कर्णावर्त अंक का हिस्सा है कि नहीं है? अंक का हिस्सा नहीं है, कर्णावर्त अंक का हिस्सा नहीं है, कर्णावर्त अंक का हिस्सा नहीं है। इसमें दिया है ऑप्शन में कॉर्नियम, कॉर्नियम अंक का हिस्सा है। इसके बाद दिया है ऑप्शन में पक्षमाभी पेशियां, तो पक्षमाभी पेशियां, तो पक्षमाभी जैसे सिलियरी मांसपेशियां, तंत्रिका प्रकार, ये सभी सिलियरी मांसपेशियां भी किसका हिस्सा है? अंक का हिस्सा है। सिलियरी मांसपेशियां भी किसका हिस्सा है? अंक का हिस्सा है। सिलियरी मांसपेशियां भी अंक का हिस्सा है, सिलियरी मांसपेशियां भी अंक का हिस्सा है। पक्षमाभी पेशियां भी अंक का हिस्सा है, कॉर्निया भी अंक का हिस्सा है और कर्णावर्त अंक का हिस्सा नहीं है। अब आइए, अब हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है कि हिस्ट्री से है।
क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था? अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा शासक था जो कि कुतुब मीनार के निकट एक अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। तो वो कौन सा शासक था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। के था? अलाउद्दीन खिलजी था। के था? अलाउद्दीन खिलजी था। 28 नंबर क्वेश्चन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए इसको एक पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं ताकि हमको याद रहे। लिख लेते हैं पॉइंट बना के ताकि हमको क्या रहे, याद रहे। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि अलाई मीनार का संबंध किससे है? सीधा बात क्या जानेंगे कि अलाई मीनार का संबंध जो है किससे है? अलाउद्दीन खिलजी। किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। अलाउद्दीन खिलजी से है। अलाउद्दीन खिलजी से है। अलाउद्दीन खिलजी से है। अलाई मीनार का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। और ये किसके निकट बनवाना चाहता था? किसके निकट बनवाना चाहता था? कुतुब मीनार के निकट। किसके निकट? कुतुब मीनार के निकट है। कुतुब मीनार के निकट है क्या है? अलाई मीनार। अलाई मीनार का संबंध किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। और कुतुब मीनार का जो है, कुतुब मीनार, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है, इसका निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ था? 1206 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ। लेकिन एवं इस इमारत का 4 मंजिल का ही निर्माण, एवं इस इमारत को 4 मंजिला निर्माण कराना चाहता था। लेकिन क्या हुआ? मंजिल निर्माण के बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक के मंजिल अभी बने किया था कुतुब मीनार का, एक के मंजिल बनवाया था कि ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक अभी एक के मंजिल बनवाया था, लेकिन तब तक इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और शेष मंजिल का निर्माण, कुतुब मीनार के शेष मंजिल का निर्माण, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 1206 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू। और इस शुरू करने वाला क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये कई मंजिल निर्माण करवाया था? ये कराया था मात्र 1 मंजिल। कई मंजिल बनाया था? 1 मंजिल बनाने के बाद इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और इसका जो शेष है, शेष निर्माण किसके द्वारा कराया गया? शेष निर्माण, कुतुब मीनार का शेष मंजिल का निर्माण करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया? इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। अलाई मीनार का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। और ये किसके निकट है? कुतुब मीनार के निकट है। और इसका कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं कि 1206 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था, लेकिन 1 मंजिल बनाते बनाते ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और शेष मंजिल का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया, जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो पूछ रहा है कि 1955 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद ऐसा कौन सा बैंक है जो भारतीय स्टेट बैंक बन गया? भारतीय स्टेट बैंक बन गया।
जिसका कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है, ब्रांचेज है, किसका, स्टेट बैंक का। तो हमारा क्या प्रश्न था कि 1955 में ऐसा कौन सा बैंक है जो हमारा अभी जो भारतीय स्टेट बैंक है, 1955 के राष्ट्रीयकरण के बाद ऐसा कौन सा बैंक था जिसको मिलाकर के भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया, और दुनिया में इसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो आइए अब जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। तो इंपीरियल बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद जो था, किसके मतलब राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आया था, तो उस बैंक का नाम क्या था, इंपीरियल बैंक। क्या था इसका नाम, इंपीरियल बैंक। तो हमारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 29 नंबर में। ए में दिया है नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, बी में दिया है इंडस बैंक ऑफ इंडिया, और सी में दिया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और डी में दिया है बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से क्या बन गया, भारतीय स्टेट बैंक। क्या बन गया, भारतीय स्टेट बैंक बन गया, जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें जो सबसे शीर्ष तीन बैंक हमारे देश के जो शीर्ष 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक अस्तित्व में आया था। कब आया था, 1921 में। लेकिन 1 जुलाई, कब, 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 में इसको क्या बना दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक। किसके थ्रू बनाया गया, बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, बैंक का राष्ट्रीयकरण। और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में हम कौन कौन सा नाम देखें, शीर्ष तीन बैंक कौन कौन सा है। तो इसमें हमारा पहला बैंक है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। इसके बाद आता है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास के बाद आता है बैंक ऑफ मद्रास के बाद आता है बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक। लेकिन 1 जुलाई 1955 में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसी को बना दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। इसी को क्या बना दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक की दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं, दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं, सबसे अधिक शाखाएं हैं, दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं, दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि पॉलिटी से है। किससे है, पॉलिटी से है। पॉलिटी से पूछा है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि पंचायती राज जो कि एक संस्था है, पंचायती राज संस्था के स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था। जिसमें ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है पंजाब। और इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि ये पंचायती राज संस्था से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले लिखते हैं पंचायती राज संस्था।
पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्था हमारे संविधान का हिस्सा, पहले मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। पंचायती राज जो है कि हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसको 1992 में, कब? 1992 में 73वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको संविधान में लाया गया है। कब लाया गया है? 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था को हमारे संविधान का हिस्सा मान लिया गया। और इसका जो कि उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था राजस्थान का जो नागौर जिला, कौन सा जिला? नागौर जिला में सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिला से ही पंचायती राज संस्था की शुरुआत की गई थी। पंचायती राज संस्था की शुरुआत की गई थी। और इसको हमारे संविधान में कब जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्था को संविधान का हिस्सा मान लिया गया है। और ये जो पंचायती राज संस्था होती है, पंचायती राज संस्था क्या होती है? एक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है। क्या है? एक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है। अब हमारा अगला प्रश्न है हिस्ट्री से, जिसमें पूछा गया है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। जिसमें हमारा ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, इसके बाद ऑप्शन बी है लैंसडाउन, और ऑप्शन सी है मेयो, और ऑप्शन डी है डफरिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो संबंध है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। किससे था? विवादास्पद इल्बर्ट बिल से किसका संबंध है? लॉर्ड रिपन का। किसका संबंध है? लॉर्ड रिपन का। तो ये जो लॉर्ड रिपन जो था, इस विधेयक का विरोध अंग्रेज द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेज द्वारा किया गया था। रिपन ने इल्बर्ट विधेयक पर हुए वाद विवाद के कारण कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। किसके कारण? इल्बर्ट बिल विधेयक के विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यूएन के पहले महासचिव कौन थे? यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो इसमें है ऑप्शन ए है मकालू, दूसरा है सॉरी यूएन का पहले महासचिव में जो पहला विकल्प है कोफी अन्नान, और दूसरा ऑप्शन है डैग हैमरशोल्ड, और ऑप्शन सी है यू थॉन्ट, और ऑप्शन डी है ट्राइगवे ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का, आंसर हो जाएगा ट्राइगवे ली। इसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, पूछा है निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 है। क्या नाम है? K2 है। और आइए K2 से जुड़ी बातें हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। K2 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 के बारे में सबसे क्वेश्चन में जो दिया है उसी को पहले देख लेते हैं। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 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 और K2 की जो ऊंचाई है वो कितनी है? K2 की ऊंचाई K2 की ऊंचाई है 8611। इसका हाइट कितना है? K2 की ऊंचाई K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। और ये K2 पर्वत किस श्रेणी में है? किस श्रेणी में है? हिमालय के काराकोरम श्रेणी में। किस में है? काराकोरम श्रेणी में। हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है हमारा K2 पर्वत। हिमालय के काराकोरम श्रेणी में क्या है? हमारा K2 पर्वत है। तो K2 का जो प्रमुख ग्लेशियर है, काराकोरम में जो प्रमुख ग्लेशियर्स आते हैं वो कुछ नाम हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो K2 में ही आता है दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। इसी में आता है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का संबंध किससे है? काराकोरम श्रेणी से। किससे है? काराकोरम श्रेणी से। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का संबंध काराकोरम श्रेणी से है। सियाचिन ग्लेशियर का संबंध किससे है? काराकोरम श्रेणी से है। और इसी में आता है हिस्पर। हिस्पर भी क्या है? एक ग्लेशियर है। हिस्पर भी क्या है? एक ग्लेशियर है। उसके बाद आता है बियाफो। बियाफो ग्लेशियर का संबंध भी किससे है? काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी में हमारा क्या हो गया? काराकोरम श्रेणी में ही आता है हमारा K2। K2 की ऊंचाई कितनी है? K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। और ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी काराकोरम श्रेणी में ही हमारा आ जाता है एक और ग्लेशियर जिसका नाम है वोल्टेरो। जिसका नाम क्या है? वोल्टेरो है। क्या नाम है उसका? वोल्टेरो। वोल्टेरो। वोल्टेरो ग्लेशियर भी किस में आता है? काराकोरम श्रेणी में आता है। और अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि बायोलॉजी से है, जिसमें पूछा गया है कि मानव में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पाद को हटाया जाता है। जिसमें ऑप्शन ए दिया है केंद्रिका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी और पोषण ऑप्शन डी। तो इसमें फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पाद को हटाया जाता है। तो यहाँ पर वृक्क का कार्य के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में बात किया गया है? कार्य के बारे में। तो वृक्क में होता है एक नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही क्या करता है? घुलनशील नाइट्रोजन को। नेफ्रॉन ही क्या करता है? घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित जो उत्पाद होता है उसको हटाने का कौन क्या काम करता है? नेफ्रॉन। वृक्क में कौन काम करता है? घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक से जो उत्सर्जित उत्पाद है उसको हटाने का काम कौन करता है? इसका काम करता है नेफ्रॉन। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
इसरो द्वारा नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया है। नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया है? जिसमें ऑप्शन ए है SARAL, ऑप्शन बी है IRNSS-1I, ऑप्शन सी है SCATSAT-1 और ऑप्शन डी है रिसोर्सेट 2A। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा IRNSS-1A। IRNSS-1A में जो उपग्रह है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वो कौन सा है? इसरो है। और इसरो ने ही बनाया है इसको, किसको? IRNSS-1 को। आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पहले इसरो। सबसे पहले लिख लेते हैं इसरो। इसरो ISRO। इसरो, इसरो क्या है? एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जो कि वर्तमान में इसके कहाँ काम करती है? जैसे इसके नाम से ही पता चलता है इसरो किससे संबंधित है? अंतरिक्ष यानी स्पेस से संबंधित है। किससे? इसका इंग्लिश में भी लिख देते हैं नाम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसरो की स्थापना क्या क्या इसमें जान लेते हैं, मुख्य मुख्य बातें जान लेते हैं। इसका स्थापना और इसका मुख्यालय, स्थापना और मुख्यालय। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसीलिए बेंगलुरु को अंतरिक्ष अनुसंधान का हब भी कहा जाता है। कहाँ है इसका मुख्यालय? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आइए दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? मतलब पर्यावरण के लिए चिंता नहीं है। तो पर्यावरणीय चिंता नहीं है, ये नहीं कहा गया है पर्यावरण का चिंता है। तो पर्यावरण का चिंता इसमें कौन नहीं होगा? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है, इसमें कहा पहला ऑप्शन है प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि। तो इसका प्लास्टिक का जो उपयोग होगा तो उससे प्रदूषण बढ़ेगा घटेगा? तो इससे क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये एक पर्यावरणीय चिंता है। और ऑप्शन बी है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, इसलिए ये भी पर्यावरणीय चिंता है। और इसके बाद आता है ऑप्शन सी,
इसमें कहा गया है प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। तो प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगा तो ये भी पर्यावरणीय चिंता है। और इसके बाद आता है ऑप्शन डी, ओजोन परत का बढ़ना। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। तो मतलब जितना मोटा हमारा ओजोन परत मतलब लिमिटेड पर भी, तो ओजोन परत में वृद्धि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है हम लोगों के लिए कि सूर्य से आता हुआ जो परावैंगनिक किरण है उसको वो रोकता है। तो और भी कई किरणों, हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। इसीलिए ओजोन परत का बढ़ना एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में भी सेम यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। तो ओजोन परत का बढ़ना एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 2018 में डैश से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतरा था। तो हमारा ये जो जहाज था वो किससे संचालित होता था? जैव ईंधन से। और कहाँ से ये उड़ान भरा था? देहरादून से। कहाँ से भरा था? देहरादून। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। तो क्या बोलेंगे कि 2018 में देहरादून से उड़ान भरने वाला भारतीय पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतरा था। तो इसमें लगा हुआ है पहला, और जिसमें लगा रहता है पहला वो हमारे लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो 2018 में देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन देहरादून द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतरा था। तो पहला जो जैव ईंधन वाला जो हवाई जहाज था, इसको उड़ाने वाला कंपनी का नाम क्या था? स्पाइस जेट। क्या नाम था इसका? स्पाइस जेट। जिसमें कि 75% जो था एनी एशियन टरबाइन फ्यूल और 25% जैव ईंधन का मिश्रण इसमें यूज किया जाता था। तो हम याद रखेंगे कि पहला जो हवाई जहाज जो कि जैव ईंधन से संचालित किया गया था, ये कहाँ से उड़ान भरी थी? देहरादून से। देहरादून से कब उड़ान भरी थी? 2018 में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अब हम लोग आधा क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें कि बहुत सारा जीके जीएस था। तो अब हमारा अगला जो पोर्शन है जीके से क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसमें कि इसका आंसर हो जाएगा 1858। तो 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को स्थानांतरित की गई थी। कब की गई थी? 1858 में। अब आता है, अब हम लोग इससे आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही RRB NTPC का जो PYQ सीरीज है इसको आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। थैंक यू सो मच और टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।